जिक्र करना है कि मोदी जी को लेकर ही वोटिंग हो रही है। एनीवे, तो वहाँ पर वोट परसेंटेज जो है बहुत ही कम उसमें इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। मगर मैं एक आपने धनबल की बात की, शशि शेखर जी ने एक अच्छा सवाल उठाया था तब कि क्या लोग सिर्फ पैसे पर ही वोट देते हैं। उसका जवाब ये है कि धनबल वहाँ पर बड़ा है, काफ़ी पैसा बटा है, मगर लोग ये चीज़ समझ चुके हैं और उन्होंने ये बात मान ली है कि पैसा जहाँ से भी मिल रहा है ले लो, वोट हम अपनी इच्छा से करेंगे। ये स्थिति वहां पर आ गई। थोड़ा बहुत ज्यादा धनबल का विकृत रूप जो है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी धन ना दे उसका क्या होगा, और उसको अगर वोट देना ये बिल्कुल ठीक सवाल है। इसीलिए वहां की जनता अब तीसरे जो एक फ्रंट की ढूंढ रही है, मगर उसको मिल नहीं रहा, बिकॉज दोनों प्रमुख पार्टियों का धनबल इतना ज्यादा है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दोनों करप्शन में हैं, दोनों के पास पैसा है, दोनों का गवर्निंग का स्टाइल एक सा है। अब आप देखिए, स्टालिन आपको बहुत सारा अभी सड़क में दिखाई दे रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, पावर में आने दीजिए, वो भी नहीं मिलेंगे। अम्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया पूरे साल में, तो दोनों का जो गवर्नेंस स्टाइल भी वो भी एक ही है। वहाँ की जनता के सामने प्रॉब्लम यह है कि कोई और नया पॉलिटिकल फोर्स उभर कर नहीं आया। वहाँ पर क्या भूमिका अदा करने जा रहे हैं? कैप्टन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, लोगों ने एक्चुअली काफ़ी उम्मीद। अच्छा, ये बहुत एक तरफ है। डीएमके का देखिए हंगामा सड़क पर जश्न की तरह चल रहा है, हालांकि वो करुणानिधि के घर के बाहर की स्थिति है जहां पर, लेकिन दूसरी तरफ जो रुझान है उसमें एआईडीएमके 10 सीटों पर आगे चल रही है। 17 में से डीएमके पीछे है, 11 और 7 हो गया। यानी कहीं ना कहीं अपने नेता के घर के बाहर अब जुटान जो है दोनों जगहों पर होगा, चाहे वो करुणानिधि का घर हो या दूसरी तरफ अम्मा यानी जयललिता का घर हो। ये एक राजनीतिक तौर पर कैडर की जो पहचान है वहां पर, और जिस तरीके से जब रैलियां होती थी तो उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे कि लगता था कि वहां पर लोगों का समुद्र समाया हुआ है और उसे सुनने के लिए। यानी ऐसी रैलियों को देखकर कोई भी कह सकता था, एक रैली देखे तो लगे करुणानिधि जीत रहे हैं, दूसरी रैली देखे तो लगे अम्मा जीत रही हैं। और शायद यही वजह है कि इस वक्त जो रुझान है वह भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े गैप के साथ नहीं आ रहे हैं। एआईडीएमके 11 सीटों पर आगे चल रही है, डीएमके 7 सीटों पर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन की आहट केरल में बहुत साफ नजर आने लगी है। 97 140 में से 53 सीटों पर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। ध्यान दीजिए, तो 70 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 71 सीट चाहिए और 53 पर लेफ्ट पहले रुझानों में आगे चल रही है। ये एक बहुत तेजी से केरल में परिवर्तन की बात है, कह सकते हैं उसमें ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं। लेकिन जो बीजेपी जिस तरीके से खाता 3 सीटों पर आगे आ रही है, एमजे अकबर साहब, असम में बीजेपी का आगे रुझानों में 5 सीटों पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए आगे आना, केरल में नजर आना, बीजेपी के लिए क्या ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? जी हाँ, उपलब्धि तो है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ये नेतृत्व की जो 2 साल की पॉलिसीज़ है वो असर कर रही है, वो ज़मीन पे और गरीब पे असर कर रही है। इसका आप सिर्फ असम तो खैर नज़र आ ही रहा है, लेकिन इसका असर देखिए हर जगह पड़ रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सीट चाहे जितनी मिले हमें केरल में या बंगाल में, हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ने वाला है। दूसरा जो एक बहुत साफ मैसेज देश भर से आ रहा है प्रश्न, वो ये है कि कांग्रेस का खात्मा, कांग्रेस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ख़त्म हो गई। मैं आपको अभी बंगाल से बात कर रहा हूँ आपसे जी, और आपको इतना मैं कह दूँ कि यहाँ पर अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाती, कांग्रेस के साथ अगर लेफ्ट जाती, शायद लेफ्ट अच्छा करती, मतलब इससे अच्छा करती। अच्छा तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि दो लोग किसी मूड में नहीं थे कि लेफ्ट को वापस लाएं। 35 साल के टेरर के बाद कोई बंगाल की जनता में ये नहीं था कि लेफ्ट को वापस लाए। तो लेकिन ये कांग्रेस से जाके इतना और भी सत्यानाश कर दी, नाश का सत्यानाश हो गया, क्योंकि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी एकदम ख़त्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो है, क्योंकि लोग जो है ये नौटंकी की राजनीति अब नहीं पसंद करते हैं और पूरी तरह ये नौटंकी की राजनीति लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो बंगाल को लाल किला बोला जाता था, अब ये लाल कब्रिस्तान हो गया है और उनकी सरासर उनकी बर्बादी के आसार तो नज़र आ ही रहे थे, अब जो है पूरी तरह बर्बाद हो गई है यहाँ पे।
डेरेक ओब्राहम हम स्क्रीन पे दिखला रहे हैं, वो ममता बनर्जी के घर जा रहे हैं। एक मिनट एमजे अकबर साहब आपके पास आ रहे हैं। Wait for a few hours. Okay. Wait for a few hours. 4.5 years of government has done great work. Now you can wait for 4.5 hours. We're all very happy, calm and confident. Good morning. Good morning, Derek. It's a long day. Good morning, Derek. That's a long day. What are you expecting? A victory sign? Are you expecting a victory sign from you? Silence is golden. Why? Silence is golden. Are you going to play out? Wait for a few hours. Wait for a few hours. एक स्थिति यह है जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 9 सीटों पर आगे है, 29 सीटों पर तृणमूल आगे है, लेकिन दूसरी तरफ असम में बहुत बड़ा गैप बढ़ता चला जा रहा है। 16 सीटों के ही रुझान है, लेकिन बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। केरल में सत्ता परिवर्तन की आहट, एलडीएफ सत्ता में आएगी, 58 सीटों पर वो आगे चल रही है। बहुमत के लिए 71 सीट, हालांकि शुरुआती रुझान का ये है, लेकिन 112 सीटों में से 58 सीटों पर वो आगे चल रही है, यानी बहुमत की दिशा में बढ़ते हुए कदम। ओमान चांडी सत्ता से बाहर शुरुआती रुझान में। डीएमके और एआईडीएमके में जयललिता 14 सीटों पर आगे चल रही है, डीएमके यानी करुणानिधि 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये मुकाबला वहां पर 24 सीटों के रुझान के साथ है। अभी बड़ा लंबा सफर तय करना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस बात का जिक्र एमजे कर गए कि दरअसल लेफ्ट अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर करती, जब वो कांग्रेस के साथ आ गई। अजय कुमार जी क्या कहेंगे, ये दाव जो आप लोगों ने चला, ये नजाकत जो पकड़ी आप लोगों ने गठबंधन की, ये सही नहीं निकली? देखिए प्रसून जी, मैं एमजे अकबर साहब को के बातें सुन रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता की आदत से बन गई है, जिस तरह से ये लोग राजनीतिक जो अभ्यास जो जिस तरह के नीचे स्तर तक ले आए हैं, इनको जो अब कांग्रेस के इतनी डर रहती है, एमजे अकबर साहब को तो जो 24 घंटे कांग्रेस ही दिखाई देती है। उनको बोलिएगा कि पहले जो है अब अपने गिरबान में देख करके झांके कि उनकी क्या स्थिति है बंगाल में। हमारे बारे में चिंता मत करें, हम तो कम से कम उनकी जो स्थिति है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इनके प्रवक्ता की ये स्थिति है कि दूसरे को जो है कि इसकी शर्ट हमारी शर्ट से सफेद क्यों, इसी के चक्कर में जो है ये देश को डुबा देंगे। हमारा ये कहना है कि अभी तो शुरुआती रुझान है। आप देख लीजिएगा कि हम लोग को पूरी विश्वास है कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो महाजोत था वो अच्छा करेगी, और अभी जैसे रिजल्ट आते रहेंगे, पहले जिस तरह से बढ़ रही है, तो आप आधा 45 मिनट 1 घंटे के और इंतजार कर लीजिए, आपको दिखाई देगा कि नतीजे जो है लेफ्ट और कांग्रेस का अनुकूल रहेगा। और जहां तक बाकी जो तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हर वक्त अगर कांग्रेस की बूथ हर जगह दिखाई देती है और जिस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं वो अफसोसजनक है। ये हर राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं रहते हैं। लेकिन ये बात जो है बीजेपी के एमजे अकबर साहब जैसे लोग को समझ में नहीं आएगी। एमजे साहब, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूं अब कौन बात कर रहा है। अजय कुमार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जो भी कभी नहीं, और मैं तो सिर्फ जो पॉलिटिकल एनालिसिस है ज़मीन की उसकी बात कर रहा हूँ। आप आसाम के रिजल्ट देख लीजिए, आप बंगाल के रिजल्ट देख लीजिए, और जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, आपको मैंने पहले कहा था, आप दिन के आखिर में भी देख लीजिएगा, हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। और ये हालत है कि अभी जो लेफ्ट अलायंस की जो स्थिति है, आप पता नहीं कितनी जानकारी है आपके स्टूडियो में पहुंची है, लेकिन टीएमसी बहुत आगे है, टीएमसी बहुत आगे है। ये एक वेव तरह की स्थिति यहाँ पर बंगाल में मुझे लग रहा है बन रही है। तो ये सवाल जो बार बार एमजे अकबर साहब उठता था पश्चिम बंगाल में सबको ना कि कहीं ना कहीं ममता के साथ बीजेपी का गठजोड़ है, वो सही है क्या? नहीं, गठजोड़ नहीं है। हम अपना इलेक्शन लड़े थे, और हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी पार्टी को ताकतवर बनाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, और जैसे जैसे लेफ्ट जो है फिसलता जाएगा, हम उस पे
को ऑक्यूपाई करेंगे, आप देखते रहिएगा। देखिए, इलेक्शन रिजल्ट में प्रश्न दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो सीट, वो तो स्वाभाविक है, आप भी सीट गिनेंगे, हम भी सीट गिनेंगे, जनता गिनेगी, सत्ता बनती है सीटों के ऊपर। लेकिन दूसरी बात जो है वो ट्रेजेक्टरी, किस पार्टी की ट्रेजेक्टरी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है। और आप देख लीजिएगा कि ट्रेजेक्टरी बंगाल में जो है बीजेपी की ऊपर की तरफ जा रही है और लेफ्ट और कांग्रेस की ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ जा रही है। बहुत जो पहले इनके समर्थक थे और जो एनालाइज कर रहे थे और जो इनकी रणनीति बना रहे थे, इस अलायंस की जो रणनीति बना रहे थे, वो रणनीति इस पे बना रहे थे कि पॉलिटिक्स एक अरिथमेटिक है। पॉलिटिक्स में अगर दो वोट को आप जोड़ दें तो उसको कुल मिला के 2 नंबर्स का थर्ड नंबर जो होगा वो प्लस से उतना ही बढ़ेगा। ये हमारे साथ एमजे अकबर साहब, चूंकि जर्नलिस्टों का पूरा पैनल है, सुबीर भौमिक आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सुबीर भौमिक साहब पूछिए। अकबर साहब मेरे एडिटर रहे हैं, पर अकबर साहब से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिट सीट के तौर पर तृणमूल को जाएगा या नहीं? क्योंकि ये बहुत लोगों का मानना है कि कमल जब बंगाल में खिलता है उसका फायदा कास्टफुल को होता है। कास्टफुल मतलब तृणमूल का जो सिंबल है। आपका वोट शेयर बढ़ेगा तो एंटी तृणमूल जो वोट है वो लेफ्ट और कांग्रेस से हटेगा, उसका फायदा डायरेक्ट ममता बनर्जी को होगा या नहीं? ये सवाल मेरा आपसे। ये आपकी बात शुभीर, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप ये बताइए कि आप जो एनालिसिस करते हैं, ये हमारे वोट बढ़ने से लेफ्ट का कैसे नुकसान होता है? लेफ्ट का वोट जो है आप भवानीपुर देख लीजिए ना, पीछे जा रहा है, हट रहा है। नहीं साहब, भवानीपुर तो ममता बनर्जी की अपनी सीट है। नहीं बिल्कुल, भवानीपुर का जिक्र कर रहा हूं। भवानीपुर में गए चुनाव में आप लोग आगे चल रहे थे दीदी से। हाँ, जनरल अगर वो वोट आपके तरफ जाता है तो दीदी आसानी से इस बार जीतेगा, नहीं जीतेगा। अगर वो वोट एक एंटी तृणमूल के तरफ जाता है तो फिर दीपा दास मुंशी आगे चल जाएगी। हिसाब तो जाहिर है, बहुत जगह ऐसा होगा। शुभीर, अभी मैं कह रहा था जब प्रसून ने आपके लिए ही मुझे रोक दिया था कि ये इलेक्ट्रल मैथमेटिक्स जो है ये अरिथमेटिक नहीं है, ये 1 + 1 2 नहीं होता है, ये अलजेब्रा होता है, ये एक इक्वेशन होता है। और इस इक्वेशन का जो एक्स फैक्टर होता है वो बड़ा डायनेमिक फैक्टर होता है, और एक्स फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये एक्स फैक्टर मोदी गवर्नमेंट का गवर्नेंस है, ये एक्स फैक्टर क्या है? बिल्कुल, और बंगाल में जी हाँ, ये एक्स फैक्टर मोदी गवर्नेंस है। मोदी जी की गवर्नमेंट की जो मैसेजिंग जा रही है ना कि ये डेवलपमेंट की गवर्नेंस है और खास तौर पर गरीब के लिए डेवलपमेंट की जरूरत है, उसलिए उसके बेसिस पे आप देखिएगा गांव से वोट बढ़ रहा है, गरीब का वोट बढ़ रहा है बीजेपी का, और इसका असर बिल्कुल जमीन पे पड़ रहा है। तो ये गवर्नेंस रिफ्लेक्ट बीजेपी की नहीं, अकबर साहब ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं गवर्नेंस दिल्ली और बिहार में हुआ? हाँ एमजे अकबर साहब बोलिए ये, क्योंकि दिल्ली और बिहार में फेल होना और असम में सफल होना, क्योंकि आप लगभग 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं, 22 सीटों का रुझान है, तो ये क्या मोदी गवर्नेंस है या आप लोग का नया राजनीतिक प्रयोग है? रीजनली फोर्सेस को भी मत देना, चेहरे को मत देना। मोदी गवर्नेंस है, मोदी गवर्नेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी गवर्नेंस है। और जो बात शायद कुछ लोग पिछले साल तक उनको एहसास नहीं किया जा रहा था, या बहुत शायद मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक मीडिया का भी असर होता है वगैरह वगैरह, ओपिनियन मेकर्स का भी असर होता है, जो बात उतनी जाहिर नहीं हुई थी, अब वो बात जनता के बीच में बिल्कुल जाहिर हो रही है, बिल्कुल साफ हो रही है। और ये देखिएगा, ये ट्रेंड जो है ये एकदम जमीन का ट्रेंड है, और ये ट्रेंड बिल्कुल बढ़ता जाएगा, ये ट्रेंड ही सैलाब बनेगा, ये 2019 तक चलेगा। एक सवाल है साहब, 2014 में जो बीजेपी को वोट शेयर मिला था उसके कंपैरिजन में आपको लगता है कि इस बार वोट शेयर बढ़ेगा वेस्ट बंगाल में? आपके एक और पुराने कुलीग श्रीनिवासन बोले 2014
एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है और 2014 से बहुत ज़्यादा वोट हमें 2019 में मिलेंगे। पार्लियामेंट का पार्लियामेंट से आप कंपेयर कीजिए और असेंबली का असेंबली से कंपेयर कीजिए। दोनों के अलग अलग किस्म के इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जो मैसेज है बीजेपी की तरफ से कि ये मोदी गवर्नेंस का ही रिफ्लेक्शन है जो नजर आ रहा है, असम में बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है शुरुआती रुझान में, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों के साथ वो आगे बढ़ रही है, केरल में 2 सीट की दिशा में बढ़ रही है, ये मोदी गवर्नेंस की स्थिति में है। और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी आया, इससे पहले शहनवाज जी भी हमारे साथ थे, अभी एमजे अकबर साहब हैं, कि कहीं कांग्रेस को लेकर मोह भंग हो गया है। अखिलेश जी, देखिए, अगर आपकी बात को ही मान लें, हालांकि असत्य है आपकी बात, तो 5 राज्यों में, आसाम में इनका दिख रहा है। तो अगर यही मोदी गवर्नेंस है तो 20% लोग भी इनके साथ नहीं हैं, और जगह तो मोदी गवर्नेंस फिर क्यों नहीं है? लड़े तो सब जगह हैं। तो ये आपका ही बात, आपको मुबारक, क्योंकि आपने अपने शब्दों में बीजेपी को जगह बता दी। तो यही है, फैक्ट भी है मोदी गवर्नेंस, क्योंकि आज मोदी जी का नाम लीजिए, वोट नहीं मिलने वाला है। कुछ कम्युनल एजेंडे चला लें तो ही कुछ वोट मिल जा रहे हैं। बनारस में मोदी जी को भेज के अपने कैमरामैन को भेज के दिखा लीजिए बनारस में क्या है। राहुल गांधी के नाम से कुछ ये बीजेपी, हाँ, वो आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा, आपको कहने का अधिकार है। लेकिन देखिए, ये राजनीति है। कांग्रेस पार्टी आसाम में 15 वर्षों से है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे। हमारी नीतियां कार्यक्रम होते हैं, उस पर हम वोट मांगते हैं। बीजेपी अपने राहुल गांधी को नहीं, इनको बोल दीजिए, बातें हैं उसके आधार पर वोट मांगती है। वो करे, उसे मुबारक है। वो करे भाई। अगर आपको बोलना हो आप बोलना, मैं खामोश हो जाऊं? हम देख नहीं पा रहे हैं आप कौन सज्जन है। मैं ये मान के चल सकता हूं कि आप आरएसएस बैकग्राउंड के ही होंगे। देखिए, हम दूसरी बात कह रहे थे कि चुनाव परिणामों से कांग्रेस पार्टी कभी घबराती नहीं है और अच्छा कर रही है, करेगी भी। देखिएगा आप, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, आसाम में भी, बंगाल में भी। तो मोदी प्रभाव जो आप बोल रहे हैं वो तो कहीं नहीं है। दिल्ली से जो शुरू हुआ था, बिहार होते हुए सारे राज्यों के पंचायतों और नगर निकाय के चुनाव से होते हुए अब इन राज्यों के असेंबली चुनाव में क्यों नहीं कहीं प्रभाव डाल दिए? तो आज देश की समस्याएं विकट हैं। एक सरकार ऐसी है जो अपने कार्यक्रमों, नीतियों, सरकारी उपलब्धियों की बात न करके, जनहित की बात न करके, वो अन्यत्र अपने एजेंडे की बात करती है। ये दुखद है। तो इस सरकार से अपेक्षा बहुत थी। लोगों ने इतना बड़ा जनादेश दिया था, जनाधार पाई थी, उसे उन वादों कार्यक्रमों पे काम करने चाहिए थे, जो नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के देश की जनता चिंतित है, कांग्रेस पार्टी भी उसी में चिंतित है कि किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। हर तरफ आप देखिए आज। एक मिनट अखिलेश जी, हम जरा एक जानकारी दे दें ओवरऑल जो मौजूदा वक्त में है हमारे स्क्रीन पर। उसमें केरल में कमोवेश सत्ता परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 69 सीट, 69 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रही है। शुरुआती रुझान सही, लेकिन अब चूंकि 140 में से 128 के रुझान आ गए हैं और वहां पर यूडीएफ सिर्फ 48 सीटों पर आगे चल रही है। गैप बड़ा लंबा है, लगभग 20 सीटों से ज्यादा का गैप है। वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बड़ी सीधी टक्कर हो रही है, गैप कम है, लेकिन जयललिता 27 सीटों पर और करुणानिधि की पार्टी यानी डीएमके 21 सीटों पर आगे चल रही है। वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इन्हीं दिनों में सीधी टक्कर है। यहां पर बीजेपी नहीं है। बीजेपी की मौजूदगी नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर, और असम में वो कांग्रेस की तुलना में डबल पर चल रही है, यानी 16 सीटों पर आगे चल रही है। और जो मुद्दा निकल कर एमजे अकबर साहब निकल कर आ रहा है कि असम में आप सरकार अगर बनाते हैं, रुझानों से नजर आ रहा है, बहुत शुरुआती रुझान है, तो जो अखिलेश जी कह गए बहुत सीधे सरल तरीके से समझें तो मोदी गवर्नेंस 2014 का चुनाव वोट परसेंटेज, चाहे वो केरल में उस वक्त 10% से ज्यादा वोट मिला हो, तमिलनाडु में 5.5% वोट मिला हो, बंगाल में अगर चले जाइएगा तो 17% वोट मिला था, असम में उस वक्त चले जाइएगा तो 36% तक वोट मिले थे। सवाल है उसका असर सिर्फ असम में क्यों, बाकी जगहों पर इतने कद्दावर नेता की पहचान क्यों उभर कर नहीं आ रही है? बहुत छोटे विस्तार के साथ बीजेपी क्यों सिमट रही है? एमजे अकबर साहब। देखिए, नहीं, आप उसी सच्चाई को आप उल्टा देख रहे हैं। जहां पर बीजेपी की कोई प्रेजेंस नहीं थी,
केरल में एक भी सीट नहीं था, और जितने वहाँ के ओपिनियन मेकर्स थे सब एक चीज़ पे वो कहते थे कि वहाँ बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। आज देखिए कि वहाँ पर कितनी जगह कमल का फूल खिल रहा है। अभी 2 कहीं आगे है, अगर 2 जगह 3 जगह, मुझे नहीं पता कितनी जगह आगे है। तो आपको देखिएगा कि कम से कम 15 सीट में बीजेपी का जबरदस्त प्रेजेंस है। तो ये जो है, हम एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। शुरुआती रुझान में एलडीएफ सत्ता में आ रही है, क्योंकि वहां पर 71 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और 73 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रही है। तो ये एक स्थिति है केरल की, और केरल का मतलब अच्युतानंदन को नाम लेना पड़ेगा। और अब आप हमें यह बताइए कि क्या बीजेपी ने गलती की जो 75 बरस एक लकीर खींच दी कि उससे ज्यादा सक्रिय राजनीति में आप नहीं रह सकते हैं? यहां तो 92 इयर्स वाले लोग जीत रहे हैं। वानप्रस्थ और संन्यास का लकीर बहुत जोर से खींचा ना। जी एमजे अकबर साहब, 75 बरस का दाव ठीक रहा। देखिए, हर पार्टी की अपनी नीति होती है, हर पार्टी की अपनी नीति होती है। और देख लेते हैं सीपीएम किसको चीफ मिनिस्टर बनाती है, देख लेते हैं। आप भी देख लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर अगर एलडीएफ की मेजॉरिटी आती है और अच्छी मेजॉरिटी आती है, अब देख लीजिएगा किसको चीफ मिनिस्टर वो बनाते हैं। बट केरल और बंगाल का रिजल्ट का एक असर सीपीएम के इंटरनल पॉलिटिक्स पे है। उसका जिक्र क्या इंटरनल पॉलिटिक्स में केरल लाइन को लेकर जो लोग आगे हल्ला करते थे कि साहब वी शुड फाइट ऑन आवर ओन, ये कांग्रेस नहीं चलेगा, ये बंगाल लाइन था। और ये बंगाल लाइन इस बार ये लोग लड़के लाए ना बंगाल के कॉमरेड की, वी मस्ट हैव। ये सिलीगुड़ी मॉडल से शुरू हुआ था अशोक भट्टाचार्य जी का। अब ये बंगाल चांडी का घर है जहां पर वो टेलीविजन लगाकर देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शुरुआती रुझान में उनकी सत्ता जा चुकी है। हालांकि एलडीएफ 71 सीटों पर आगे है, बिल्कुल बहुमत के उस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है जहां वो सरकार बना सकता है। लेकिन शुरुआती रुझान, अभी भी 9 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। 131 सीटों के रुझान आए हैं, लेकिन वहां पर यूडीएफ 49 सीटों पर आगे चल रही है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम कह सकते हैं कि पहली बार ये सवाल उठा था कि केरल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी का हवा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर एलडीएफ है। और ये सवाल, नया सवाल यह भी है कि अगर केरल में गठबंधन की राजनीति को उस बंगाल की तर्ज पर नहीं देखा गया, और बंगाल में अगर जिस तरीके से सीताराम येचुरी गठबंधन की दिशा में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने गठबंधन नहीं किया बल्कि जनता का गठबंधन है, ये मैसेज जो था अखिलेश जी, ये जो मैसेज था बार बार दिया जा रहा था कि ये गठबंधन हमारा नहीं जनता का गठबंधन है, तो क्या ये माना जाए कि ये कहीं बूमरैंग कर गया? देखिए पुण्य जी, मैं पहले अभी बीच में बोल रहा था, आप शायद सुन नहीं पाए होंगे, लगभग 600 विधायक चुने जाने हैं, 600 से ऊपर जी, और 30-35 विधायकों के जीतने की संभावना सारे 600 में से दिख रही है बीजेपी की, सारे राज्यों की। 0.5% भी स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा है, 0.5%। 650 में से 30-35 जीतेंगे, अगर जीतते हैं इतनी की संभावना है। तो ये है बीजेपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, मोदी गवर्नेंस, जो भी आप बोल सकते हैं। और देखिए, जो सवाल आपने किया, राजनीति में अपने अपने हिसाब से आदमी सोच करके गठबंधन करता है और संभावना के हिसाब से उस पर नीतियां बनाता है, लेकिन परिणाम आते वक्त पता लग पाता है कि क्या सही था क्या गलत था। वो तो अंदाजे से होता है, कभी वो चीज़ें सही स्ट्राइक कर जाती हैं, सही बढ़ जाती हैं, कभी नहीं बैठती हैं। तो राजनीति सबसे ज़्यादा संभावना और असंभावनाओं का खेल है, और कभी भी किस करवट राजनीति के परिणाम बैठेंगे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी समय पे नहीं बता पाते हैं। आजकल का जनमानस इतना परसेंटेज वोट दे रहा है, उतना ओपन नहीं होता है जितना ओपन पहले हो जाता था कि कौन किसकी लहर कितनी चल रही है, थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन उस लेवल पे अब नहीं है। और सबका वोटिंग परसेंटेज में सबका रुझान बढ़ रहा है, हर कोई सरकार में अपनी भागीदारी वोट के माध्यम से देना चाहता है, जो अच्छे लक्षण हैं। तो कुछ भी हो, हमारा लोकतंत्र एक सबको मानना चाहिए कि मजबूत हो रहा है और ज़्यादा परिपक्व होकर आ रहा है। और जीत हार अपना स्थानीय नेतृत्व, नीतियां, कार्यक्रम, पार्टी, तमाम चीज़ों को लेकर के होती हैं। जो हारता है निश्चित रूप से उसकी कुछ कमियां रह गई होंगी, उन कमियों में तमाम फैक्टर्स आते हैं। आप कितने, अब आप एक फिलोसफर के मूड में चले गए हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपकी फिलॉसफी पर परिवर्तन होता है। अखिलेश जी, आपकी फिलॉसफी पर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, मेरे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
वेस्ट ब्लॉक पे किस्सा मशहूर था जब शीत युद्ध चल नहीं, रहा था। आपको पास किससे कलाम है और कुछ हो तो बतावें। अरे सुन तो लो, सुन लो। सवाल ही किया था फिलॉसफी टाइप का, तो मैं उस पर क्या जवाब देता है? सूर्य 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 अखिलेश जी, अखिलेश जी आपके आंकड़े पर 600 वाले पे मेरे किस्सा याद आ गया। मेरे 6.5 आपके 650 सीटों में से 30-35 पे बीजेपी, इस पे कुछ बताएंगे आप? अरे भाई आपकी 650 सीट पर ही है, जरा उसका जवाब दे दीजिएगा। सुन तो लीजिए मेरी बात। तो वो किस्सा ये था कि जब बोल्शेविक क्रांति के बाद पहला सेंसस हुआ तो ये हुआ कि साहब साइबेरिया के एक स्कूल में एक छात्र पढ़ता है। 10 साल बाद दूसरे सेंसस में हुआ कि 2 छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने कहा 1 का 2 बोलोगे तो बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने कहा बोल्शेविक क्रांति के दौर में छात्रों की संख्या में 100% बढ़ोतरी हुई। तो जो आपका जो आंकड़ा है, आंकड़ा सत्ता के लिए है या ये कुछ बोल्शेविक क्रांति टाइप का आंकड़ा है? आपके पुराने दोस्त रहे, जरा इस पर कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। ये स्टैटिस्टिक्स तो एक पैर रेफ्रिजरेटर में इनका जवाब सुन लीजिए। मोदी गवर्नेंस, मोदी परफॉर्मेंस है, मोदी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस दोनों से देख लीजिए लोकसभा में कितनी। अखिलेश जी मेरी बात का जवाब दीजिए। और इसको मिला के कितना हो गया? अखिलेश जी मेरी बात का जवाब दीजिए। 100% पे ही मान लें आप, तो पिछले बार वही दे रहा हूं जवाब। जरा गौर से सुन लें, थोड़ा सा धीरज रख लें। पिछले एक बच्चा, मतलब आपका लोकसभा चुनाव, उसमें आप कितना वोट पाए थे? और दूसरा बच्चा जो असेंबली चुनाव आया, उसमें आपका कितना बच्चा हुआ? वो भी बच्चा गायब हो गया। ये जो आप कौन बोल्शेविक टेक्नोलॉजी बता रहे थे, उसका जवाब तो यही हुआ। आपके ऊपर ही पड़ गया भारी है आपका सवाल। किससे आप तुलना करें? जो स्थिति बन रही है उसमें 132 सीटों पर केरल के रुझान बहुत साफ है। हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि दरअसल अलग अलग माध्यमों से जो रुझान हमें मिल रहे हैं क्षेत्रीय स्तर पर, वो हम स्क्रीन के बीच में भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो किनारे में है ये इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी जो सारी स्थितियां हैं वो आपके सामने। उसके मुताबिक केरल में सत्ता परिवर्तन, पश्चिम बंगाल में ममता की जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ती हुई कदम, और इन सब के साथ एआईएडीएमके और डीएमके के बीच जबरदस्त टकराव, माने सीधी टक्कर है। तमिलनाडु में 29 सीटों पर एआईएडीएमके आगे चल रही है, 27 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है, और दूसरी तरफ असम में बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 26 सीटों पर वो आगे चल रही है। 9 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 6 सीट पर एआईडीएफ आगे चल रही है। लेकिन एक चीज और बता दें कि एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, जो जानकारी आ रही है। तो ये एक स्थिति है ओवरऑल जो 4 राज्यों की खासतौर से जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं, उसमें एमजे अकबर साहब, क्या ये माना जाए कि बीजेपी का 2 सीट पर भी केरल में आना और पश्चिम बंगाल में 6 सीट पर आगे बढ़ना उस राजनीति का विस्तार है जिसको लेकर कांग्रेस आप लोगों को कटघरे में खड़ा करती है? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, बार बार कहूंगा, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार कहूंगा कि लोग जो उभर रही है, चारों तरफ जो बीजेपी उभर रही है, वो सिर्फ का एक कारण है कि लोगों के पास डेवलपमेंट का मैसेज, और ख़ास तौर पे गरीब के डेवलपमेंट का मैसेज बहुत ज़बरदस्त गया है, और ये बढ़ता रहेगा। जहाँ जहाँ पे आप देख लीजिएगा, इन 4 स्टेट में, 2 स्टेट में कांग्रेस राज कर रही थी, दोनों स्टेट अब कांग्रेस मुक्त स्टेट हो गए हैं और हो जाएंगे। अभी तो उनकी सरकार मुक्त हो गई है, अभी पार्टी वहां पर मुक्त हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था, ये बिल्कुल ये होशियारी, मतलब सस्ती होशियारी की जो राजनीति आप करते रहते हैं, ये मतलब धूल फेंकने की राजनीति करते रहते हैं, उससे लोग। केरल में जो बढ़त मिली है बीजेपी को, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से मिली है या डेवलपमेंट से मिली है? यार एक ब्लैक कॉफी दीजिए प्लीज। एमजी साहब, केरल में ये भी देखना इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो तो डेवलपमेंट कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा भी केरल में मौजूद है। हाँ, कन्नौर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी उनकी कन्फ्रंटेशन रहा है, करीब 80 लोग मारे गए हैं बहुत दिनों से।